शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? जब तक हमारी सुनवाई नहीं करेगा कोई, तब तक हम चलाते रहेंगे, हम हटेंगे नहीं। मैंने कसम खा ली है, चाहे मैं यहीं पे मर जाऊं पर हटूंगी नहीं। 2014 से 2019 तक सुरक्षा से जुड़ी सारी बातों को बहुत महत्व दिया। मैंने यही सोच कर बैठी हूँ मैं, और दिमाग में क्या करूँ, जब मेरा बेटा शहीद है उस दिन मैं भी वहीं शहीद हो जाऊँ। टलता जाता था, टलता जाता था, टलता जाता था। नरेंद्र मोदी सरकार आई। नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले साल में ही देश भर में जितने भी जवान शहीद हुए, दिल्ली के अंदर उसका स्मारक बनाने की शुरुआत की। अब इसके आगे और मैं क्या कह सकती हूँ। मैं जो दुख होता है माँ को कोई जानती है, बेटे का दुख। लेटर ऐसी बात नहीं है, प्रधानमंत्री जी को भी भेजा, योगी जी को भी भेजा, राजनाथ सिंह को भी दिए हमने, और स्वाति सिंह को भी दिए हमने। किसी ने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की। आपने देश के लिए शहीद होने की तैयारी रखने वाला, मौत को मुट्ठी में रख करके सिर्फ भारत मां की जय के लिए जिंदा ये मेरा जवान, उसकी आंख में आग मिला करके आप बात नहीं कर पाए और झूठा काम किया। लेकिन दिक्कत ये है कि सरकार एक मुआवजा देने के नाम पे ना शहीद परिवार को बहुत मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान किया। मैं इस अवसर पर श्रद्धांजलि देता हूँ। मुझे बुरा लगता है बस कि उनके साथ इतना बुरा ज़्यादा हो रहा है कि उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट में उनको कुछ नहीं दिया, और इतना वादा करने के बाद भी वो इस तरह बिहेव कर रही हैं और वोट मांगने आ जाती हैं सबके पास। दादी मेरी इतनी धूम में तबीयत खराब रहती है उनकी, फिर भी वो यहाँ पे लड़ रही हैं। क्या कर सकते हैं, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। अभी तक इतनी बार हमको लेटर दे चुके हैं, जा चुके हैं, विधायक वगैरह सीएम वगैरह भी आए यहाँ पे, तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। और 10th के बाद आप क्या करना चाहते हैं? मैं तो बिजनेस फील्ड में जाना चाहूँगा। कोई आर्मी कोई वो नहीं? पहले मैंने सोचा था कि मैं जाऊँ, बट मैं देखा हूँ अपनी फैमिली को इतना स्ट्रगल कर दिया, तो अब नहीं जाना चाहूँगा मैं। जाना चाहिए नहीं। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया। जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें मणिपुर भी शामिल है। जिस मणिपुर में हम शांति व्यवस्था की बात करते हैं, एक वक्त था कि उसमें शांति बरकरार रखने के लिए शौर्य चक्र से नवाजे गए और राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजे गए शहीद विवेक सक्सेना 250 विद्रोहियों से लोहा लेते हुए ज्वाला ऑपरेशन के तहत अपनी शहादत दे दी। जो प्रधानमंत्री साहब ये कहते हैं कि पुलवामा के नाम पर आप एक वोट नहीं दे सकते, जो यूपी की राजधानी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रवाद के बड़े बड़े नारे लगाते हैं, आज उसी राजधानी में उसी वीर शहादत के परिवार वाले सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और पिछले 1.5 महीने से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं श्रुति श्रीवास्तव आज उसी परिवार के बीच से हूँ, तो हम आ गए हैं उनकी माता जी से बात करने के लिए। सबसे पहले तो ठंड का मौसम है, इतनी ठंड में आप यहाँ बैठी हैं, ठीक है? आप हालचाल ठीक है आपका? तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है, मेरे को बीमारी भी है, शुगर भी है, बीपी भी है, हार्ट की भी है, और फिर भी मैं अपने धरने पर बैठी हुई हूँ। मैं इसके आगे और क्या कर सकती हूँ। मैं बेटे के इंसाफ के लिए यहाँ पे बैठी हुई हूँ। उसको कोई सम्मान नहीं मिल रहा है मेडलों का। मेडल मैंने वापस करने के लिए भी 2 बार कह चुकी हूँ कि मेरे जिस सम्मान से मेडल दिए गए थे उसी सम्मान से कोई सम्मान उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट दे नहीं रही है, तो उसको वापस ले लीजिए, और उसी सम्मान से मैं वापस देने को तैयार हूँ। मैंने मना नहीं किया। जब कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं धक्का खा रही हूँ, 19 साल हो गए, तो उसका मुझे रख कर के फ़ायदा ही क्या है जो मैं उसका रखूँ मेडलों को। उसी के लिए मैं यहाँ पर लड़ रही हूँ, बैठी बैठी धरने पर बैठी हूँ। अभी तक कोई अधिकारी या कोई एसडीएम जरूर एक बार आए थे धरने से हमें उठाने के लिए, उसके बाद में कोई आकर के झांका तक नहीं है मेरे पास क्या हाल चाल है क्या नहीं है। इसके आगे और मैं क्या कह सकती हूँ। 1.5 महीने से आप यहाँ बैठी हैं,
कोई आपको जैसा आप बता रही हैं एसडीएम साहब के अलावा कोई यहाँ पर आपसे हाल चाल भी पूछने के लिए नहीं? कोई पूछने नहीं आया है अधिकारी, यहाँ अभी तक नहीं झांका है कोई भी। मैं उसके लिए अब मैं यही इंतजार कर रही हूँ कोई आए पूछे मुझसे, कोई पूछने को तैयार ही नहीं है। और सब यही कह देते हैं कि क्या साहस रखिए, साहस रखिए। 10 दिन मांगते हैं, 10 दिन मांगते हैं, 2 बार मैं दिए, फिर 1 हफ्ता मांगा एसडीएम ने, फिर 5 दिन मांगे कि हमको 5 दिन का टाइम दीजिए। कितनी बार हम टाइम दें, और अभी तक टाइम ही देते चले आ रहे हैं 19 साल से हम, और क्या कर सकते हैं हम इसके लिए। केंद्र धन्यवाद। सरकार से जो हेल्प मदद मिलनी चाहिए, जो मुआवजा मिलना चाहिए, वो सब मिला हुआ है? वो कुछ नहीं मिला है। केंद्र सरकार तो हमें दे रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ नहीं दिया। मणिपुर सरकार ने? मणिपुर सरकार ने भी लेटर लिख के दे दिया, हमारे पास कुछ नहीं है अपने। एप्लीकेशन वाला? जी, वो हमारे पास नहीं है देने के लिए, अपने उत्तर प्रदेश की सरकार से ले। अच्छा, ऐसे करके लेटर आया लिख के हमारे पास। आप सरकारी दफ्तरों में जाते होंगे, आप कितनी बार सरकारी दफ्तरों में गई होंगी माता जी? मैं हजारों बार जा चुकी हूँ, हर तहसील दिवस में जाती थी, वो फाइल ले ली और रख ली, और यही कहा कि साहस रखिए, साहस रखिए, मिल जाएगा, हो जाएगा आपका काम। बस यही कह के हमको घर वहाँ से हटा देते थे, कहते अब घर जाइए, आपको मिल जाएगा। और 8 जनवरी वो दिन था जिस दिन विवेक हमें अलविदा कह के चले गए। जी, 2003 में 8 जनवरी को चले गए थे वो। अब इसके आगे और मैं क्या कह सकती हूँ। मैं जो दुख होता है माँ को, वो जानती है बेटे का दुख। कोई हमने सबको दिया लेटर, ऐसी बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी को भी भेजा, योगी जी को भी भेजा, राजनाथ सिंह को भी दिए हमने, और स्वाति सिंह को भी दिए हमने। किसी ने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की अभी तक। मैं विवेक सक्सेना की भाभी हूँ। भाभी हैं जी। और यहाँ 1.5 महीने से आप बैठी, क्या नाम है आपका? शालिनी सक्सेना। शालिनी जी, आप यहाँ 1.5 महीने से बैठे हुए हैं, मतलब कल वो दिन था जिस दिन शहीद विवेक जी हमें अलविदा कह के चले गए, शहादत जी, कल पुण्यतिथि थी उनकी, कल यहाँ पर। तो शारदा प्रसाद वो आए, विधायक आए थे, शुक्ला जी, वो लेकर गए, बोले हम कर देंगे, करते हैं हम आपका काम, वरना तो कोई आता ही नहीं है यहाँ पर। पूर्व राज्य मंत्री? जी जी, 200 आदमी का। गरीबों को खाना खिलाया। अब मेरे बच्चे भी यही देख के जाना चाहते हैं, इस तरह से मैं भेजूंगी अपने बच्चों को। बच्चे भी कह रहे इसी में जाएंगे हम लोग। आपकी शादी तब हो गई थी जब विवेक जी का? जी जी, तब हो गई थी। मेरी बेटी थी बड़ी, 1 साल की थी, इसी का बर्थडे करके गए थे वो। इनको मुआवजा या कंपनसेशन या सहायता इसलिए नहीं चाहिए कि ये डिमांड कर रहे हो, इनकी मांग हो कि हमने अपने बेटे को बॉर्डर पर भेजा था, इसलिए उसने अपनी जान की शहादत दी और इसलिए हमारा हक बनता है कि हम उस पैसे को ले। बल्कि एक सैनिक अगर बॉर्डर पर खड़ा है, अपने राष्ट्र के नाम पर अपनी जान को अगर उसने समर्पित किया है, तो वो पूरे राष्ट्र के लिए गौरव करने की बात होती है, और वो इंस्पिरेशन होता है कहीं ना कहीं उस परिवार के सदस्यों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए और पूरे देश के लिए। लेकिन उस भविष्य को किस तरीके से गर्त में सरकारों ने भेजा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो मणिपुर की सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, सरकारों के पास बजट नहीं होता है उन सैनिकों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए, सहयोग करने के लिए। ये हालत आप कर देते हैं, इस बदतर स्थिति में आप पहुंचा देते हैं कि परिवार यहाँ पर दर दर भटके, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे और आके यहाँ पर धरना प्रदर्शन करे अपनी मांगों को मानने के लिए। इस माँ का दर्द आप महसूस नहीं कर सकते हैं। 8 जनवरी जब वो आती होगी, रूह कांप जाती होगी इस माँ की, इस भाई की, भाभी की, कि जिस दिन हमने अपने एक सदस्य को गंवा दिया। आज हम जानेंगे इनके भाई साहब से कि विवेक का सफर बचपन से कैसा, ये बीएसएफ, ये सपना उन्होंने कैसे देखा, कहाँ तक पहुंचा, कैसे पहुंचा इनका सफर ये? नहीं, हम सब लोग तो डिफेंस में ही रहे हैं, एयरफोर्स स्टेशन में मोरा में। आप भी हैं? नहीं, मैं तो नहीं हूँ। नहीं, मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं मेडिकली अनफिट हूँ उस चीज़ के लिए, जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो मैं नहीं कर पाया। तो छोटा भाई था, वो भी चला गया, बीच वाला भाई, वो भी एयरफोर्स में ही था। जब देखते हैं पिताजी गए हैं, बड़ा भाई गया उससे, तो इंस्पिरेशन ही रहता है।
उससे बाद में वो पहले सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस ब्यूरो में उसका सिलेक्शन हुआ था, इसे आईबी में था और सबसे ज़्यादा टॉप रैंकर था वो वहाँ पे भी, उसको बेस्ट कैंडिडेट था वहाँ का आईबी का। उसके बाद इसका बीएसएफ में भी आ गया सिलेक्शन के लिए, तो बीएसएफ में चला गया और उसने सोचा था कि भाई दुनिया लड़ती है तो हम भी लड़के देखें बॉर्डर पे क्या होता है, क्या दिक्कतें आती हैं, क्या पता है, तो इसलिए वो उसकी इच्छा थी, वो भी गया वहाँ बॉर्डर में। लेकिन दिक्कत ये है कि सरकारें मुआवजा देने के टाइम पे ना शहीद परिवार को बहुत तंग करती है। हम लड़ाई, हमारे हक तो ऐसा नहीं है कि हम खाना नहीं खा सकते, हमारे पास है, सब कुछ है, लेकिन ऐसे बहुत सारे परिवार होंगे जिनको यही नहीं पता कि जियो क्या है, जियो ही नहीं पता है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि पूरे उत्तर इंडिया में केवल हरियाणा के अलावा अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड और पुनर्वास कहीं पे भी नहीं है। अगर मुझे कोई फाइल भी देनी होगी तो मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। अब हर बार आदमी दिल्ली जाए, जिसके पास पैसा होगा वो तो दिल्ली चला जाएगा, जिसके पास नहीं है वो, जिसके पास नहीं होगा, गांव का जो होगा उस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी, उनको पता भी नहीं रहता है, पता भी नहीं होता कि हमको क्या उनको मुआवजा किसके मिलना है। पास जाना है, कैसे जाना है, क्या कुछ है। और दिक्कत ये है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है ना वो बॉर्डर पे है, आसपास नहीं होती है, तो कोई भी हेल्प नहीं मिल पाती है। मुझे भी बड़ी दिक्कतें हुई हैं इसमें लेने में, क्योंकि पता करने में क्या बेनिफिट्स मिलने हैं। तो जब भाग दौड़ की फाइलें चली तो जब सैनिक कल्याण बोर्ड थोड़ा सा परेशान हुआ क्योंकि पिताजी भी फौज में थे, तो थोड़ा सा वो हुए कि बोले नहीं नहीं हम आपको गाइडलाइंस या जियो आपको देते हैं, इनको आप अप्लाई कीजिए तो आपको मिलेगा। तो हमने अप्लाई किया, बोला हमको मत दीजिए, आप डीएम को दीजिए, क्योंकि हमारा भी प्रोसेस डीएम को ही देना है। तो आप उत्तर प्रदेश के, हाँ उत्तर डायरेक्ट डीएम को दिया। तो एक डीएम राजशेखर जी थे, उन्होंने हमारी बात समझी और उन्होंने हमारी जितनी फाइलें थी सब चलाई। तो उन्हीं फाइलों में एक ये स्मारक बनने का तो उनके द्वारा मिला, और बाकी फाइलें भी धीरे धीरे हुई, लेकिन बाद में जाके तो इस स्मारक की भी पूंजी आपको सरकार के द्वारा मिली है या खुद का फंड आपने लगाया? हमने अपना फंड लगाया है अपने। जबकि आपको बता दें कि स्मारक अगर शहीद के नाम बनाया जाता है तो वो पूंजी सरकार के द्वारा आवंटित की जाती है। एक ये भी झोल देखिए सरकारों का कि पैसा किस तरीके से आप बचाते हैं, और सीधे सीधे आप ये बोल देते हैं कि आपके फंड में बजट ही नहीं है, आप कहाँ से दें। यही है। हाँ जी। और ये कितने दिन में ये तैयार हुआ आपका पूरा? ये 14 साल तो इसके स्मारक के लिए लड़ाई लड़ी हमने। 14 साल? हाँ 14 साल आवंटन कराने में ही लग गए। 2003 में प्रस्ताव हुआ, प्रस्ताव करते 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 फाइल करके 2014 में मिली हमको ये जमीन। और ये जो आपकी 2003 से 2014 का जो सफर था फाइलों को अटकाने लटकाने का, वो क्यों लटका रहा, क्या रीजन बताते रहे? फाइल में क्या मतलब रोक लेते थे फाइल, आप क्या करोगे भाई, भेजेंगे नहीं तो क्या करोगे आप, कोई कमेंट्स नहीं लिख सकते। अब बीच में एक बार कानून साहब ने हमसे 40,000 रुपये मांगे थे रिश्वत के तौर पे, उस पर भी जांच बैठी थी। क्या जांच बैठेगी, सारे अधिकारी करने वाले एसडीएम ही हैं और कोई तो है थोड़ी है। तो ये दिक्कतें हैं आई हम लोगों को, और फिर काफ़ी जब हमारे राजशेखर साहब डीएम थे उन्होंने समझा तो ये हमारी सॉल्व हुआ। और अभी आप यहाँ पे 1.5 महीने से बैठे हुए हैं, किन किन मांगों को लेकर? अभी शौर्य चक्र का इन लोगों ने कहा है हम करेंगे, और भूमि आवंटन का देखो अभी कब करते हैं, तो अभी कोई गाइडलाइन आई गई है तो अब तो बोले हम कुछ करेंगे नहीं, अब मार्च के बाद ही होगा जो कुछ होगा। तो मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि आज बच्चे जो आपके इंस्पिरेशन माने हुए हैं अपने चाचू को, वो कैसे, आप एक डाउट नहीं, जैसे अभी भाभी से हमने बात किया तो उन्होंने बोला कि एक कैसे हम डाउट हो गया हमारे मन में, एक ठहर गई है कि हम क्यों जाने दें, अगर यही नतीजा निकलता है, यही रिजल्ट है वहाँ पर जाने का, तो हम अपने बच्चों को क्यों नहीं मोल्ड करते, हम उधर क्यों जाने दें? नहीं नहीं, हक की लड़ाई लड़ने के लिए है, ये भी एक इंस्पिरेशन मिला है बच्चों के लिए। हक की लड़ाई लड़ना जरूरी है, ये थोड़ी कि आप हक ही ना मांगे सरकार से, ये इंस्पिरेशन है। नहीं जाएंगे, मेरे बच्चे फौज में जाएंगे, अभी छोटी लड़की है वो आई नहीं यहाँ पे। 4 बच्चे हैं आपके? नहीं 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे। और वो उसने अभी एनडीए का फॉर्म भर रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगी, जिसका इच्छा है उसकी जाने का तो वो जाएगी, मन है। लेकिन अब ये है कि सोचते हैं कि बेनिफिट्स के अगर सोच के जाओगे तो फिर कुछ नहीं है। अगर आपको इच्छा है कि हाँ हमारे चाचा ने ये किया है, हमारे बाबा ने ये किया है, हमारे दूसरे चाचा ने ये किया है, हमारे दूसरे भाई को भी है मेडल्स मिले हैं, तो आप लोग कितने भाई हैं, भाई बहन? 3 भाई हैं। 3 भाई। 3 भाई थे विवेक जी को लेकर? हाँ 3 भाई, अब 2 ही रह गए, एक है एयरफोर्स में है और एक मैं हूँ। तो हम शहीद विवेक सक्सेना के परिवार के बीच बैठे हुए थे, हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे जो परिवार 1.5 महीने बैठा हुआ है आखिर में क्यों बैठा है, और ये हमने जाना। लेकिन परिवार में अगर बच्चे हैं और उनसे हम रूबरू ना हो, बातें ना करें, तो लगती है कि
हम जिस मकसद से आए हैं या जो हम बताना चाह रहे हैं वो बच्चे सही ढंग से बता पाएंगे। और अपूर्वा एक ऐसी बच्ची है इस खानदान की जिनके साथ विवेक जी ने बहुत टाइम स्पेंड किया है, बहुत नहीं कह सकते, कुछ वक्त स्पेंड किया है। वो सुनहरे पल अपूर्वा अब किस तरह से रिमाइंड करती हैं? आपके चाचा आपकी लाइफ में किस प्लेस को होल्ड करते हैं, कैसे एडमायर करती हैं आप उनको? मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तो मेरे वो चाचू थे, बहुत गर्व भी है मुझे उस बात का। बस दुख इस बात का है कि सरकार मतलब जिस तरह से उन्होंने हरकतें करी हैं उसका मुझे मतलब नहीं है इतना कि मुझे बुरा लगता है बस कि उनके साथ इतना बुरा ज़्यादा हो रहा है कि उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट में उनको कुछ नहीं दिया और इतना वादा करने के बाद भी वो इस तरह बिहेव कर रही हैं और वोट मांगने आ जाती हैं सबके पास। तो मतलब आपको मतलब इस छोटी सी उम्र में, कितनी उम्र होगी आपकी? 1 साल की थी मैं। अभी आपकी क्या एज होगी? अब मैं 20 साल की हूँ। 20 years। और क्या पढ़ाई कर रही हैं अभी? अभी मैं बीए कर रही हूँ। बीए कर रही हैं लखनऊ से ही कर रही हैं? जी हाँ। मतलब बीए करने वाली एक छात्र को और महज 20 साल की उम्र में इनको ये पता चल गया है कि सरकार किस प्रकार से खेल खेलती है। सरकारों के माया जाल में कम से कम ये 20 साल की बच्ची आने वाले वक्त में तो नहीं आएगी। तो अपूर्वा, आपकी इंस्पिरेशन क्या है, आपके ड्रीम्स क्या हैं? आप भी क्या आर्मी की तरफ ही जाना चाहते हो? क्योंकि आपके दादा, चाचा, छोटे चाचा, बड़े चाचा सब हैं इस फील्ड में। पहले था मन की बहुत, चाचू के देख के मैं भी जाऊंगी, आर्मी में ही जाने का मन था मेरा। एयरफोर्स में तो नहीं बट आर्मी में ही जाने का मन था, बट अब नहीं लगता। जैसे देखती हूँ अपने घर वालों को कि वो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मेरे साथ अगर सेम चीज़ होने वाली है तो फिर मैं क्यों जाऊँ? अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो फिर गवर्नमेंट यही चीज़ करेगी, वो मेरे सर पे फैमिली को फिर कुछ नहीं प्रोवाइड कराने वाली है, तो फिर मैं क्यों जाके अपनी जान दूँ सरकार को? मैं क्यों उनके लिए इतना कुछ करूं जब वो हमारे लिए इतना नहीं कर सकते हैं और वोट मांगते हैं हमसे। जब हमारे लिए वो हमसे कुछ नहीं कर रहे तो हम उन्हें उनका हक क्यों दें? हम उन्हें क्यों वोट दें वहाँ जाके? करेक्ट। कुछ और भी हैं जिन बच्चे से, क्या नाम है आपका? मेरा ऋषभ ऋषभ जी। ऋषभ, आपकी क्या शहीद विवेक क्या लगते थे आपके? मेरे फूफा जी लगते थे वो फूफा जी लगते जी। थे। काफ़ी इंस्पायर भी हुआ उनसे। वो एक असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पे थे और आज भी उनको याद करता हूँ, सोचता हूँ उनके बारे में तो बहुत दुख लगता है, रोना भी आता है मेरे को। बट हम क्या कर सकते हैं, हमने इतनी कोशिश करी है। हम 1.5 महीने से बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं, मेरा परिवार। दादी मेरी इतनी ठंड में बैठी हुई, तबीयत ख़राब रहती है उनकी, फिर भी वो यहाँ पे लड़ रही हैं। अब क्या कर सकते हैं, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। अभी तक इतनी बार हमको लेटर दे चुके हैं, जा चुके हैं, विधायक वगैरह, एसडीएम वगैरह भी आए यहाँ पे, तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। फाइलें बस कोने में लेके दबा देते हैं, कोई सुनवाई नहीं है अभी तक उनकी जी। और आप भी यहीं रहते हैं? जी, अभी मैं यहीं पर ही हूँ। ठीक है। और एक बहुत प्यारा सा बच्चा हमारे बीच में भी, क्या नाम है आपका? अमन। अमन। अमन किस क्लास में है आप? हाई स्कूल 10th। हाई स्कूल 10th। किस स्कूल में पढ़ते हैं? अवध कॉलेजिएट। अवध कॉलेजिएट, ओके। और 10th के बाद आप क्या करना चाहते हैं? मैं तो बिजनेस फील्ड में जाना चाहूँगा। बिजनेस फील्ड में? कोई आर्मी, कोई वो नहीं? पहले मैंने सोचा था कि मैं जाऊँ, बट मैं देख रहा हूँ अपनी फैमिली को इतना स्ट्रगल कर रही है, तो अब नहीं जाना चाहूँगा मैं। आप नहीं जाना चाहेंगे? नहीं। और अगर आप जो अभी स्ट्रगल देख रहे हैं फैमिली का, या सरकार जिस तरीके से फंसाने की कोशिश कर रही है, अगर वो नहीं फंसाती तो शायद आपके ड्रीम्स वही रहते। हाँ। तो अब क्योंकि एक बच्चे को माँ सबसे बेहद ढंग से जानती है, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, किस बातें पे चिढ़ता है, किस बातों पे हंसता है, क्या मन में चल रहा है, क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है। एक माँ से बेहतर शायद अपने बच्चे को कोई समझ ही नहीं सकता है। कोई भी रिश्ता, सारे रिश्ते प्यारे होते हैं, भाई भाभी बच्चे सबके, लेकिन माँ का रिश्ता अनमोल होता है। तो माँ ही बता पाएंगी कि विवेक की कौन सी हरकतें ऐसी थी आपको लगा, और किस प्रकार के बच्चे थे, नटखट थे, उपद्रवी थे, बहुत शांत थे? नहीं, वो बिल्कुल नटखट नहीं था, बिल्कुल शांत रहता था। पढ़ाई में भी 1 नंबर आता था, अपने फर्स्ट आता था। कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था, झगड़ा देखता भी था तभी वो समझा देता था सबको कि ऐसे लड़ाई नहीं लड़ते हैं। और जो उसने गलत देखा तो उसको कहना थप्पड़ मार के आ जाता था वापस, कहता कि तुमने ऐसा गलत काम क्यों किया। वो कभी ऐसे किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। थप्पड़ मार के आते तो आपके पास कंप्लेन नहीं आती थी? कंप्लेन आती थी तो हमने कि उसने गलत नहीं किया है, उसने सही किया, आपके बेटे ने ऐसा क्यों किया। हमेशा से बचपन से ही वो सत्य के लिए खड़े रहते थे। हाँ, सत्य के लिए खड़े रहते थे, हमेशा सत्य की लड़ाई लड़ते थे। वो कभी भी उन्होंने गलत काम नहीं किया। विवेक जी की क्या उम्र थी जब शहादत हुई?
तब तो 29 साल का था वो। शादी वादी की भी कोई बात शादी की बात चल रही थी, तो शादी से के लिए देखी थी लड़की। देखने के बाद वो बोला कल को कोई मेरे को हादसा हो गया तो आप क्या करोगे शादी, ये पहले इस बात पर तैयार हो जाओ तो मैं शादी की हाँ करूँगा, नहीं तो मैं हाँ नहीं करूँगा। पर उसके जाने के बाद में वही 20 दिन भी नहीं हुए और वो शहीद हो गए लड़ाई में। तो अब वो लड़की ने भी कह दिया क्या ना, मैं ऐसे घर में कैसे शादी कर कि हाँ कर दूँ मैं, तो अच्छा हुआ पहले ही पता चल गया कि मेरे को ऐसा होना था, तो इसीलिए उसने शादी नहीं की क्या है वो लड़की तैयार ही नहीं हुआ। लड़का बोला ऐसा कल को मैं लड़ाई पे मेरा काम रहता है, जाता रहता हूँ मैं इधर उधर मेरी ड्यूटियाँ लगती रहती हैं पहाड़ों पे उस पर, तो इसलिए मैं पहले पक्के से उससे पूछ लूँ वो तैयार है तो मैं करूँगा शादी, नहीं तो नहीं करूँगा। यही वो कह करके चला गया था लड़की से। 20 दिन भी नहीं हुए वो शहीद हो गए। तो अभी माता जी आप यहाँ 1.5 महीने से बैठी हैं, फाइनली आप सरकार से क्या चाह रही हैं कि सरकार क्या कर दे? सरकार हम ये चाह रहे हैं जो उसकी क्या नाम मिलने को चाहिए, हक है उसका, वो उसको देना चाहिए। एक तो स्मारक का हमें कुछ नहीं दिया जो हमने अपनी पेंशन के पैसे से बनाया है, आपने अपनी पेंशन के पैसे से बनाया है स्मारक। जो गैस एजेंसी कहते हैं दी हुई है, उसके लिए हमें ज़मीन नहीं दी है गोदाम के लिए, वो उसकी वो मांग है हमारी। ये स्मारक का क्या नाम उनको लेना चाहिए, बनवाना चाहिए पार्क वार्क, वो भी कुछ नहीं किया गवर्नमेंट ने। अब मैं कब तक करती रहूँगी, मैं ज़िंदा हूँ तो मैं कर रही हूँ, उसके बाद में कौन करेगा इसका देखभाल। मैं यही चाहती हूँ उसका क्या ना ज़मीन जो मिलनी चाहिए वो दे सरकार उसको, और जो मांगे हैं उसमें जियो में वो देना हमें, बस। मैं और क्या, मेरी और कोई इच्छा ऐसी नहीं है मांगने की, जो उसका हक है उसको मिलना चाहिए मेडल में। और आप यहाँ पे अभी आपने बताया कि कोई मिलने नहीं आया, सिर्फ एसडीएम साहब आए, 1.5 महीने से आप धरने पे बैठी हैं, तो आप कब तक ये अनवरत धरना आपका कब तक चलता रहेगा? अब जब तक हमारी सुनवाई नहीं करेगा कोई तब तक हम चलाते रहेंगे, हम हटेंगे नहीं। मैंने कसम खा ली है चाहे मैं यहीं पे मर जाऊं पर हटूंगी नहीं। मैंने यही सोच कर रख बैठी हूँ मैं, और इस मार्ग में क्या करूँ, जहाँ मेरा बेटा शहीद है मूर्ति में भी वहीं शहीद हो जाऊंगी। अब ये माँ के आंसू जो बह रहे हैं, इसी आंसू में अगर सरकार के पास थोड़ी शर्म बची हो या ना बची हो, इस आंसू में ही माँ के डूब मरना चाहिए उस सरकार को। धिक्कार है ऐसी सरकार को। और इस शहीद विवेक को भी आज जहां भी इनकी आत्मा है अमर है, लेकिन अगर वो कहीं से भी देख रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि अपराध कर दिया हमने इस उत्तर प्रदेश की धरती पर जन्म लेकर। ऐसी सरकार ने ऐसे जाल में इनको फंसा दिया है कि ये चाहकर भी नहीं निकल सकते। एक माँ ये अगर ये बोल रही है कि जहां पर उसके बेटे की मूर्ति है वो वहीं पर अपने जान को त्याग कर देगी, तो आप सोचिए कि उसके अंदर कितनी दर्द, कितना पीड़ा होगा। और अगर आपकी राष्ट्रवाद की एक भी बात अगर सच्ची है, अगर आप सैनिकों का सम्मान करते हैं, आप वोट मांगने जाते हैं और चाहते हैं कि उस वोट पर आपको वोट मिले, दरवाजे आपके मुंह पे ना बंद किए जाए, और अगर आपकी आंखों में थोड़ी भी शर्म बाकी है तो कम से कम इस परिवार से आके जल्द से जल्द मुलाकात तो करिए, इनकी मांगों को समझिए, तो उन्हें पूरा करने की कोशिश तो करिए। कम से कम हुक्मरान साहब आकर एक पहल तो कर सकते हैं, इन परिवारों से मिल सकते हैं और यहाँ पर जो उनकी मांगे लिखी हुई हैं उन मांगों को पूरा करने की कोशिश तो कर सकते हैं। किसी और खबर के साथ आप सबके बीच हाजिर होंगे। देखते रहिए खबर प्याली। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्याली को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।